This is Shubham Singh. Today I am going to deal with gravitation. In gravitation we will study Newton's law of gravitation. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? सपोज अगर कोई दो मासेज है हमारे पास m1 और m2, ठीक है. अगर इन दोनों मासेस को हम r डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें, ठीक है, क्या कर दें, r डिस्टेंस पे इनको सेपरेट कर दें, ठीक है, तो इनके बीच क्या, देखो दुनिया में कोई भी मासेस हैं, ठीक है, उनके बीच हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है. उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, m1 इंटू m2, ठीक है. अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो क्या होगा, अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साथ ही साथ फोर्स भी, इनके बीच लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r² होता है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इनके बीच लगने वाला क्या होगा, फोर्स कम होगा. अच्छा, सही बात है. अगर हम इन दोनों मासेस को दूर दूर लेके जाएं तो क्या होगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. अगर हम दोनों को कॉम्बाइन कर दें तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है. अच्छा, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगा है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हट के यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जी, जिसे हमें क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, या फिर उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जी m1 m2/r², ठीक है. इस g की वैल्यू क्या होती है, इस g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अच्छा, यूनिट कैसे निकाला मैंने, देखो देख सकते हैं. सपोज फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल टू जी m1 m2/r², ठीक है. फिर क्या करेंगे, यहाँ पे r² को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ गया हमारे पास, जी m1 m2, ठीक है. हमें क्या निकालना है, g की वैल्यू, तो g कितना हो जाएगा, Fr²/m1 इंटू m2, ठीक है. अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और r का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है. r को हम किससे मेजर करेंगे, डिस्टेंस है तो इसको हम मीटर कह सकते हैं. मास को हम किस में मेजर करते हैं, kg, तो क्या हो जाएगा ये kg स्क्वायर, ठीक है. तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ग्रेविटेशन का यूनिट आ गया, ठीक है. अच्छा, ये तो तुम्हारा देखो सीजे सिस्टम में भी लिख सकते हो, इसको किस में चेंज कर दो, सेंटीमीटर में चेंज कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा सीजे सिस्टम में आ जाएगा. केजी को ग्राम में चेंज कर दो. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि इसका पहले डायमेंशन देखते हैं, ठीक है. इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, जी इक्वल टू Fr²/m1 इंटू m2, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है, एक मार्क्स का आ जाता है, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स हमें पता है क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है. तो m क्या हो गया, मास m, a क्या हो गया, Lt-2 क्यों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, r क्या होगा, r का यूनिट l होता है, डायमेंशन l होता है, m1 m2 का भी कैपिटल M होता है. अब सीधे हम वैल्यू डाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, g का आ जाएगा mLt-2, ठीक है, और r² मतलब क्या हो जाएगा, l², ठीक है. m1 m2 क्या हो जाएगा, देखो m1 m2 को हम लिख सकते हैं m², ठीक है. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, m कट जाएगा, m कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, m को कैंसिल कर दिया, तो इस m को हम ऊपर ले गए तो क्या बन गया, ये m इनवर्स बन गया, ठीक है. और L1 और L2 का बन गया, L³ बन गया, और t क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, ठीक है. तो g की वैल्यू कितनी आ गई, m-1 L³ t-2. तो इसका क्या हो गया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़. इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है. देखो सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे m1 m2 लिखा था, ठीक है, m1 m2 लिखा था, ठीक है. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है. अच्छा, अभी देखो मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है. यहाँ पे क्या फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है. अच्छा, अब देखो क्या है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में,
ठीक है, चलो ठीक है। फोर्स हमें पता क्या होता है, G m1m2/r²। ठीक है, ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, स्केलर फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर हम कभी भी किसी को सपोज कोई स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसको हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अच्छा इसके डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा बताता हूँ मैं, देखो यहाँ पे देखो फोर्स को क्या लिखना है, हमको वेक्टर बना देते हैं। ठीक है, और क्या आ गया यहाँ पे Gm1m2/r²। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्शन वेक्टर से। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, आर कैप। ठीक है, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, आर कैप। ध्यान रखना ये क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है ये, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो सबसे पहले यूनिट वेक्टर का छोटा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर होता है, आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r², और इसको क्या लिख सकते हैं, आर कैप अपॉन आर वेक्टर का मॉड। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो चाहे आर बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो एफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, Gm1m2 सॉरी आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। अच्छा नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो ये इसका क्या होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, जो इनके बीच फोर्स लगता है, जो लगने वाला फोर्स है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उनको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अच्छा सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं, देखो मान लो मास m1 है, ठीक है, दूसरा मास क्या था, m2 था। ठीक है, m1 था m2 था, तो क्या हम एक एग्जम्पशन मानते हैं कि मान लो इनका जो पूरा मास है ना, इनके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो कहाँ होता है, जो इनको अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो इस लाइन में ही में फोर्स लगता है हमेशा, ध्यान रखना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स लगते हैं। कभी ऐसा फोर्स नहीं लगता है, ऐसा फोर्स कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला कैसे फोर्स लगता है, हमेशा अगर कोई हम इनसे लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो लाइन इनके सेंटर से पास करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, थर्ड चीज, इंडिपेंडेंट मीडियम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो इन मासेस को हम किसी मीडियम के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ एयर की बात कर रहे थे, आसपास क्या हमारे पास एयर है। ठीक है, अगर हम इनको किसी वाटर में डाल देते हैं, अगर वाटर के अंदर इनको इमर्ज कर देते हैं, तो क्या इनका फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, इनका फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या होता है, मैंने बताया इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे क्या होती है इसकी। देखो लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, कि ये न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करते हैं। किससे, न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, 10th में सीख के आए सब। क्या होता है, ईच बॉडी हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा वो कैसे, देखो बताता हूँ। मान लो क्या है, एक फोर्स यहाँ पे है,
यहाँ फोर्स कितना लग रहा था F1 2, और वहाँ हमने क्या देखा था, कौन सा फोर्स लग रहा था F2 1, ठीक है। तो देखो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे, क्या थे ये, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, F1 2 इक्वल टू माइनस F2 1। तो ये क्या हुआ, ये न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इस पे बेस में हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन समझेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास 10 kg and 9 into 10 raised to 24 kg are placed with their center 3 into 10 raised to 6 मीटर अपार्ट मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, देखो सिंपल है, मान लेते हैं कि ये 10 kg मास है, छोटा सा, ठीक है, और कितना kg है, बहुत बड़ा सा मास है, ऐसे 9 into 10 raised to 24 kg, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने देखा अभी कितना दूर है, ये 3 into 10 raised to 6 मीटर एक दूसरे से दूर है, ठीक है। अच्छा, एज वी नो फॉर्मूला क्या है, देखो F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो g की वैल्यू डाल देंगे, सब वैल्यू पुट करनी है हमको। देखो g की वैल्यू क्या होगी बताओ, 6.67 इंटू 10 raised to -11। मास कितना हो जाएगा बोलो, मास हो जाएगा, एक है 10, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, तो क्या होगा, मास हो गया 10 kg, फिर मास 2 कितना हो गया, 9 इंटू 10 raised to 24, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 3 इंटू 10 raised to 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 10 raised to -11, 10 9 ये हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो जो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 10 6 6 टू 12, तो कितना होगा 12, 9 9 कट कर देंगे, ठीक है। और 10 raised to 12 है, उसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या 10 की पावर को सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो 6.67 इंटू कितना है, 10 raised to -11, 10 raised to 10, ये सबको पहले तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, 10 raised to -11 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10 raised to -24, इसके बाद क्या है ये 10 raised to -12, ठीक है। ये समझ में आएगा, सॉरी ये +24 है, ये +24, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो 24 ये कितना हो गया, 12 और कितना 11, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट कर देंगे, कितना आएगा 24 माइनस 23 कितना आ गया 10, और 10 इंटू 10 100, 667 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार मैच कर लेना, ठीक है, सही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी सपोज बच्चों हमसे ये पूछ ले कि इन मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है, हमें फोर्स पता लग गया। अगर हमें पता है फोर्स क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो ये मास इस पर जितना फोर्स लगाएगा वही मास इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है, बस क्या है डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। तो फोर्स हमें पता है, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बच्चों, F इक्वल टू ma। तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या होती है, F/m। हमें पता है फोर्स कितना है, 667 न्यूटन फोर्स है, मास कितना है 10 kg, डिवाइड कर दिया, तो हमें इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 66.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया हमको। अच्छा, मान लेते हैं इसको a1, दूसरा मान लेते हैं a2, इसका भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, F/m, तो कितना हो गया, देखो फोर्स हमें बताया कितना है 667, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 raised to 24, तो इसका निकाल लेना एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ सा, हमने एक न्यूमेरिकल इस पर कर लिया, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, देखिए। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, द फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल इज F, ठीक है। कोई 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, m1 हमने मान लिया और दूसरा क्या है m2, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, F है, एज्यूम कर लेते हैं F है, ठीक है। अच्छा,
अब क्या बोले, नाउ इफ द मासेस आर डबल, ठीक है, इनके मासेस को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, 2m1, ठीक है, और क्या करते हैं 2m2 कर देते हैं, ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। एंड द डिस्टेंस इज हाफ, अगर इनके बीच का क्या होगा डिस्टेंस, मान लेते हैं अगर ये r था इनके बीच का डिस्टेंस, तो क्या होगा डिस्टेंस r/2 हो गया, ठीक है। पहले तो एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। अगर ये वीडियो, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ देखो फोर्स हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स होता है G m1m2/r² होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करने वाला, देखो ऑब्वियस ही बात है, मास बढ़ गया है, डिस्टेंस हाफ हो गया है, तो फोर्स तो चेंज होना ही है, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, चलो एज्यूम कर लेते हैं F', क्या एज्यूम कर लिया, इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है F', ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा F' मान लिया, तो वही सेम फॉर्मूला m1 m2, अब यहाँ क्या आ गया, मास चेंज हो गया, क्या हो गया 2m1 आ गया, और क्या आ गया यहाँ पे 2m2 आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस को क्या कर दिया हम लोगों ने, हाफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखो F' G1 ये कितना हो जाएगा 4m1 m2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा r²/4। अब ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 16, 4 4 16 हो गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं Gm1 m2/r², ठीक है। अच्छा हमने ये कहीं देखा है Gm1 m2/r², हाँ देखा है, यहाँ पे देखो, बस उसको रिप्लेस कर दो, तो क्या आ गया F' इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 टाइम्स F, क्या आ जाएगा F' इक्वल टू 16 टाइम्स F हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम किसी भी मास को डबल कर दें, किसी के मास को डबल कर दें और उसके डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है।